हमारे इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो कहीं खो से गए हैं। एक ऐसी ही शख्सियत थी, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने वक्त की हर एक परंपरा को, हर एक नियम को चुनौती दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंडिता रमाबाई की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक अकेली महिला परंपरा के पूरे साम्राज्य को चुनौती दे देती है। जरा सोचिए, वो भी एक ऐसे दौर में जब औरतों की आवाज को दबाना ही समाज का नियम था। आखिर कैसे की होगी उन्होंने ये हिम्मत? यही कहानी है उनके बेमिसाल संघर्ष और साहस की। और उनकी सोच कितनी क्रांतिकारी थी, इसका अंदाजा उनके इन शब्दों से लगाया जा सकता है। ये शब्द खुद पंडिता रमाबाई के हैं, जो उन्होंने 1882 में एक शिक्षा आयोग के सामने कहे थे। सोचिए, ये लाइनें उस आग को दिखाती हैं जो उनके अंदर जल रही थी, और यही सोच उस क्रांति की नींव बनी जो वो लाने वाली थी। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी जो बुनियाद थी वो ही बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी अपरंपरागत शुरुआत जिसने उन्हें आगे चलकर इतना असाधारण बनाया। उनका जन्म 1858 में एक उदार ब्राह्मण पंडित के घर हुआ था, लेकिन उनका बचपन किसी घर में नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों की तरह घूमते हुए बीता। और सबसे बड़ी बात, उनके पिता ने समाज के सारे नियमों को ताक पर रखकर अपनी बेटी को संस्कृत पढ़ाई। ये वो अधिकार था जो उस जमाने में लगभग किसी भी महिला को नहीं दिया जाता था। और यही वो तालीम थी जिसने रमाबाई को सोचने और सबसे जरूरी सवाल करने की ताकत दी। तो अपनी इसी तालीम और सोच के साथ वो बन गईं एक विद्रोही और एक विद्वान। अब देखते हैं कि कैसे उनकी इस बेमिसाल बुद्धि और विद्रोही भावना ने समाज की जड़ हो चुकी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि जब रमाबाई कलकत्ता पहुंची तो संस्कृत के ग्रंथों पर उनकी जो पकड़ थी, उसे देखकर वहां के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित हैरान रह गए। इसका नतीजा, उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी। ये भारत में किसी महिला को दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि थी। उस पुरुष प्रधान समाज में ये किसी चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं था। तो जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था समाज का बनाया रास्ता और दूसरी तरफ था रमाबाई का अपना रास्ता। समाज कहता था बाल विवाह करो। रमाबाई ने 22 साल की उम्र में अपनी पसंद से शादी की। समाज कहता था औरतों को शिक्षा का कोई हक नहीं। रमाबाई एक जानी मानी संस्कृत विद्वान बनी। समाज ने जाति के नियम बनाए थे, उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। लोग शास्त्रों को बिना सवाल किए मानते थे और वो धार्मिक ग्रंथों पर ही सवाल उठाती थीं। मतलब हर कदम पर उन्होंने नियमों को तोड़ा। लेकिन पंडिता रमाबाई सिर्फ विचारों तक ही सीमित रहने वालों में से नहीं थी, उन्हें एक्शन लेना था। और इसीलिए 1882 में उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की। ये भारत के पहले नारीवादी संगठनों में से एक था। इसका मकसद महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना। ये एक संगठित लड़ाई की शुरुआत थी। और उनका ये मिशन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक मिशन था जो अब वैश्विक होने वाला था। उनकी इस यात्रा ने उनके काम को एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी दिशा दी। तो देखिए उनकी यात्रा कैसी रही। सबसे पहले 1883 में वो इंग्लैंड गईं, समर्थन की तलाश में। वहां उन्हें कुछ निराशा हाथ लगी और यहीं पर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। फिर 1886 में वो अमेरिका पहुंची और वहां वो अमेरिकी नारीवादी और सुधारवादी लोगों से मिली, और बस यहीं से बात बन गई। 1887 में उन्होंने अपनी किताब द हाई कास्ट हिंदू विमेन छापी। ये पितृसत्ता पर एक तीखी चोट थी। इस किताब ने दुनिया को झकझोर दिया और बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन बना, जिसने विधवाओं के लिए उनके स्कूल के सपने को पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा किया। तो इस वैश्विक समर्थन और एक मजबूत इरादे के साथ रमाबाई भारत लौटी। अब वक्त था अपने सपने को हकीकत में बदलने का, महिलाओं के लिए एक नई दुनिया बनाने का। और उन्होंने ये कर दिखाया। 1889 में बॉम्बे में उन्होंने शारदा सदन खोला। ये उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक आवासीय स्कूल था। पर यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, नहीं, ये एक महफूज पनाहगाह थी। उन हजारों विधवाओं के लिए एक घर जिन्हें समाज ने बेसहारा छोड़ दिया था। यहाँ उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सम्मान की जिंदगी मिली। कितनी महिलाओं को, जरा ये आंकड़ा देखिए, 2000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। समय के साथ उनका ये काम मुक्ति मिशन के रूप में फैला और करीब करीब
2000 बेसहारा महिलाओं, विधवाओं और अनाथों को सिर्फ छत ही नहीं, एक नई जिंदगी दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद सिर्फ दया या दान नहीं था। नहीं, उनका मकसद था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मुक्ति मिशन सिर्फ एक आश्रय नहीं था, ये एक ट्रेनिंग सेंटर था। वहाँ बुनाई, डेयरी फार्मिंग, खेती, खाना बनाना, बागवानी, यहाँ तक कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाना भी सिखाया जाता था, ताकि ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, किसी पर निर्भर न रहें। लेकिन रमाबाई की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही जटिल भी है। उनकी विरासत ठीक उनके जीवन की तरह ही काफी विवादास्पद भी रही। देखिए, रमाबाई को किसी एक नजरिए से देखना मुश्किल है। एक तरफ वो नारीवादियों के लिए एक हीरो थीं, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की चैंपियन। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी देशों की तारीफ की और भारतीय संस्कृति की कुछ बातों की आलोचना की, तो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। और सबसे बड़ा विवाद था उनका धर्म परिवर्तन। ईसाई बनने के कारण हिंदू सुधारकों और रूढ़िवादियों दोनों ने ही उनकी कड़ी आलोचना की। अपने जीवन के आखिरी सालों में 1919 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कायसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित तो किया, लेकिन 1921 में उनकी बेटी और उनके काम में उनकी साथी मनोरमा का निधन हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और इसके ठीक एक साल बाद 1922 में पंडिता रमाबाई भी चल बसीं। वो चली गईं, लेकिन अपने पीछे महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी क्रांतिकारी विरासत छोड़ गईं जो आज भी जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, जब इतिहास अक्सर शक्तिशाली लोग ही लिखते हैं, तो हम किन की कहानियां बताना भूल जाते हैं? क्यों पंडिता रमाबाई जैसी महान शख्सियत को आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना इतिहास कैसे चुनते हैं, किसे याद रखते हैं और किसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है।